गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू लेक्चर 7 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने मेनली 3 टॉपिक्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट टॉपिक वाज मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ हेलिकल पाथ। उसकी नेसेसरी कंडीशन थी दैट चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है उसकी वैल्यू 0 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री नहीं होनी चाहिए। हमने डिस्कस किया था अगर एंगल 0 या 180 डिग्री हो तो चार्ज अनडिफ्लेक्टेड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। फिर हमने डिस्कस किया था अगर एंगल 90 डिग्री हो तो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करता है। उसके बाद हमने हेलिकल पाथ डिस्कस किया था। हेलिकल पाथ में हमने डिस्कस किया था कि जो वेलोसिटी का कोस थीटा कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहता है और वेलोसिटी का वी साइन थीटा उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। वी साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है और वी कोस थीटा की वजह से पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से पार्टिकल का जो पाथ होता है वो हेलिकल पाथ बन जाता है। ठीक है, उस हेलिकल पाथ का टाइम पीरियड होता है एक सर्कल का 2πm/bq और दो सर्कल्स के बीच का जो डिस्टेंस है हम उसको बोलते थे पिच, और पिच की वैल्यू आ जाती थी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड की वैल्यू अगर हम वी कोस थीटा पुट कर दें और टाइम की वैल्यू 2πm/bq पुट कर दें तो पिच की वैल्यू आ गई थी 2πm वी कोस थीटा बाई bq। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक। उसके बाद अब एक बार एनसीईआरटी अपने सामने खोल लीजिए। हम यहाँ तक ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हमने एनसीईआरटी में कवर कर लिया है और कौन कौन सा पेंडिंग है। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाले पेजेस में इंट्रोडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन ये सब कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेज और फील्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। लॉरेंट्ज फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, वी ऑल नो दिस। उसके बाद इस पेज पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के बारे में बताया गया है। आई होप ये सब भी आपको पता है। फिर नेक्स्ट पेज पे है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। इसका फॉर्मूला था इंटेग्रल आई इंटू डी एल क्रॉस बी। ठीक है, तो आई होप ये भी आप लोग जानते हैं। उसके बाद इस पे 2 न्यूमेरिकल्स दिए हैं, ये न्यूमेरिकल्स हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे यही आर्टिकल है मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ फील्ड जो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया। इसके बाद एक एग्जांपल दी गई है, एक सेकंड, हाँ जी कुछ ना कुछ, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल दी गई है, आई होप ये इजी है तो आपने कर ही ली होगी। इसके नीचे ब्लू बॉक्स है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, यू कैन लीव इट। उसके बाद वेलोसिटी सेलेक्टर का आर्टिकल कल हमने डिस्कस किया था। इसका मेन पॉइंट था कि जिन चार्जेस की वेलोसिटी E/B हो वो स्ट्रेट पास कर जाते हैं, बाकी सभी पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमने कल साइक्लोट्रॉन की डिस्कशन की थी। साइक्लोट्रॉन का मैं आपको एक बार साइनॉप्सिस दे रहा हूँ, एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये था साइक्लोट्रॉन में कि जो हमारी वोल्टेज है वो AC होती है। AC वोल्टेज होने की वजह से वो रिवर्स करती रहती है, कभी यहाँ पे हायर पोटेंशियल कभी यहाँ पे हायर पोटेंशियल। उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता रहता है। सपोज करें यहाँ पे एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। तो कभी फील्ड इसको इस डायरेक्शन में पुश करता है, कभी इस डायरेक्शन में पुश करता है। सपोज करें चार्ज यहाँ पे रेस्ट पे है, टाइम 0 पे चार्ज इस डायरेक्शन में पुश हुआ, तो ये हमारे पास 2 होलो डीज होती हैं। डीज का स्ट्रक्चर आई होप आपको याद होगा। चार्ज इनमें घुस जाता है, उसके बाद यहाँ पे घुसने के बाद चार्ज एक सेमी सर्कुलर पाथ कवर करता है। सेमी सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड πm/bq फिक्स है। यहाँ से निकलने के बाद जितनी देर में चार्ज यहाँ से निकलता है उतनी ही देर में इलेक्ट्रिकल फील्ड अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है। जिस फील्ड ने पहले चार्ज को इस डायरेक्शन में पुश किया था, अब वही फील्ड चार्ज को इस डायरेक्शन में पुश करेगा एंड हेंस चार्ज का मोशन फिर जस्ट वन सेकेंड इस टाइप का सर्कुलर मोशन हो जाता है। उसके बाद फिर चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड पुश करता है एंड सो ऑन, उसका जो पाथ है वो बढ़ता रहता है। पाथ बढ़ने का पहला रीजन है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के पुशिंग की वजह से उसकी स्पीड बढ़ती है। और रेडियस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू mv/bq। तो रेडियस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से रेडियस भी इंक्रीज करता है, बट टाइम पीरियड 2πm/bq सेम रहता है। एक टाइम तक जब पार्टिकल का रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और पार्टिकल साइक्लोट्रॉन की दीवारों से टकरा सकता है,
तो साइक्लोट्रॉन की दीवारों में एक बिल्कुल छोटी सी होल करके हम यहाँ से चार्ज को इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ से हमें हाई स्पीड मूविंग एक्सेलरेटेड चार्ज मिल जाता है। इसको हम वेरियस पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना कोई दिक्कत है? उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे। लाइक हमारे पास एक फॉर्मूला था R इज इक्वल टू mv बाई बी क्यू, उसको यूज करके हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली थी बी क्यू आर बाई एम। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि जो चार्ज यहाँ से निकला उसकी मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है। तो वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो उस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ गई थी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू बन गई थी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि सपोज करो एक प्रोटॉन है या कोई अल्फा पार्टिकल है, उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम कंपेयर करें। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग लिखो और हम उसको डिस्कशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इन अ साइक्लोट्रॉन अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड अंडर द सेम कंडीशंस, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज। आई होप आप सबको पता होगा कि प्रोटॉन का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट है और उसका चार्ज भी प्लस ही है, जबकि अल्फा पार्टिकल का मास 4 एटॉमिक मास यूनिट है और इसका जो चार्ज है वो +2e है। अल्फा पार्टिकल बेसिकली इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो मैं 1 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, आप लोग पॉज करें वीडियो को और ट्राई करें क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, समझो इस बात को। हमें पता है दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। v की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं b स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बन जाती है b स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। अब देखो, भले ही प्रोटॉन हो या अल्फा पार्टिकल हो, दोनों का चार्ज डिफरेंट है और मास डिफरेंट है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस है वो तो साइक्लोट्रॉन के सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर दोनों की कंडीशन सेम है, दैट मीन्स दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है और दोनों का रेडियस भी सेम है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आएगी क्यू अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन बी स्क्वायर क्यू प्रोटॉन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। देखो, यहाँ पे जो कॉमन वैल्यूज हैं वो हमने कैंसिल कर दी, तो वैल्यू बन जाएगी क्यू अल्फा अपॉन क्यू प्रोटॉन स्क्वायर इंटू एम प्रोटॉन अपॉन एम अल्फा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी के अल्फा अपॉन के प्रोटॉन इज इक्वल टू, अब अल्फा चार्ज का, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज होता है E। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू है m और अल्फा पार्टिकल का मास है 4m। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 1। हेंस दोनों की एनर्जी इक्वल आ गई। ठीक, क्लियर। अब हम साइक्लोट्रॉन के ऊपर कुछ लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट था वो आपको ये याद रखना है कि साइक्लोट्रॉन में हम चार्जेस को वेलोसिटी की एक लिमिट से ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकते, और वेलोसिटी की वो जो लिमिट है दैट इज इक्वल टू बी क्यू आर बाई एम। अगला पॉइंट ये है कि साइक्लोट्रॉन को हम न्यूट्रल पार्टिकल्स को चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए नहीं यूज कर सकते। लाइक अगर कोई न्यूट्रल पार्टिकल है, एग्जाम्पल अ न्यूट्रॉन, ठीक है, 0 1 0 चार्ज एंड मास इज 1, इसके ऊपर लगने वाला कोई भी इलेक्ट्रिकल फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स वो बेसिकली 0 है, और क्योंकि कोई भी फोर्स इस पर लग नहीं रहा तो इसको एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता। इसकी अगली डिसएडवांटेज ये है, इसको हम बहुत ज़्यादा हल्के पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हमने प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना है, या हमने किसी अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है, या किसी आयन को एक्सेलरेट करना है, फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, इन सबको एक्सेलरेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं।
बट अगर हमने एक बिट्टा पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इट। रीजन मीइंग इनका मास इतना कम है। हमें पता है कि साइक्लोट्रॉन का जो टाइम पीरियड है वो 2πm/bq है। तो अगर मैं आपसे फ्रीक्वेंसी पूछूं कितनी आ जाएगी, हमें पता है फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी bq/2πm। तो इलेक्ट्रॉन के केस में प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है, m इज वेरी वेरी स्मॉल, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, और फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा चाहिए होती है कि इतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए वो हम टेक्निकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हेंस वी कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग दिस डिवाइस। ठीक, क्लियर। तो इसके बाद एनसीईआरटी में एक साइक्लोट्रॉन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ट्राई कर लिया था। ठीक है, अगर नहीं किया तो आप लोग अभी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दिस इज एग्जाम्पल 4.4। कर ली? नहीं? हाँ जी, कर ली थी ना? ठीक है, तो आई होप आप सबने ये लोग ये कर ली होगी। ये बेसिकली वैल्यू पुटिंग एग्जाम्पल है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं साइक्लोट्रॉन से। इसके नीचे आपको एक ब्लू बॉक्स दिया होगा, एक्सेलरेटर्स इन इंडिया। यू कैन लीव दिस टॉपिक, ये आउट ऑफ सिलेबस है। फिर अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, बायोट-सावर्ट लॉ। ये आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बायोट-सावर्ट लॉ को यूज करके हमने किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का फॉर्मूला आ गया था μ0/4π I dl क्रॉस r कैप अपॉन r²। इसको अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखें तो इसकी वैल्यू आ गई थी μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r²। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पेज पे इसके ऊपर एक एग्जांपल दी हुई है, आप लोग अभी के अभी इस एग्जांपल को ट्राई करेंगे। एक बार मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी इट्स अप टू यू। एक करंट का एलिमेंट दिया गया है जिसकी शायद लेंथ डेल्टा एल है, डेल्टा एक्स आई कैप। यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में है आई कैप की ओर, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट 10 एम्पियर। आई दिया हुआ है, एल वेक्टर दिया हुआ है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच। ठीक है, तो हमें देखो लेंथ दे दी, करंट दे दिया, लेंथ वेक्टर फॉर्म में दी है, आर हमें डिस्टेंस दे दिया, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपली वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, ट्राई करो। आई होप आप सबने कर लिया होगा, तो लेट्स डिस्कस इट। देखो इस क्वेश्चन में जो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है, और फील्ड को वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए हमें हर चीज़ वेक्टर फॉर्म में लेनी है। ठीक है, तो देखो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमें क्वेश्चन की डायग्राम दी हुई है। सबसे पहली बात यह है, हमें हर क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में और एसआई यूनिट में लिखना है। करंट हमें पता है 10 एम्पियर है, डीएल वेक्टर जो कि हमें 1 सेंटीमीटर आई कैप दिया है, इसको हम लोग 1/100 मीटर आई कैप लिख लेंगे। और आपको पता है आर वेक्टर हम इसको लेंगे क्योंकि यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो सिंपली आर वेक्टर की वैल्यू बन जाएगी 0.5 मीटर जे कैप। अब हमें तीनों क्वांटिटीज जब मिल गई हैं तो हम यहाँ पे फील्ड निकाल सकते हैं। तो वैल्यू पुटिंग करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बन जाएगी μ0/4π इंटू आई माने 10 एम्पियर, डीएल वेक्टर माने 1/100 मीटर आई कैप, क्रॉस आर कैप, चाहे तो क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर कर लो, चाहे क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब कर लो। आर वेक्टर बन गया 0.5 मीटर जे कैप, और आर क्यूब बन गया 0.5 मीटर जे कैप के मैग्नीट्यूड का क्यूब। सो दिस इज आई डीएल क्रॉस आर कैप क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो इसकी वैल्यू बन रही है μ0/4π इंटू 10 इंटू 1/100। अब देखो आई क्रॉस जे बेसिकली के कैप आ जाएगा, इंटू 0.5 अपॉन, अब इसका जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली सिर्फ 0.5 मीटर आएगा, उसका क्यूब करेंगे तो बन जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। तो इसको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 1/2 1/2 4/10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 ठीक है टेस्ला।
क्योंकि हमने सारी यूनिट्स एसआई में लिए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास एसआई यूनिट में ही आया है, हेंस द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ठीक, तो यहाँ पे एक बात और समझने लायक है, के कैप यहाँ पे किस डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है तो पेपर के बिल्कुल आउटवर्ड्स मतलब ऊपर की ओर के कैप होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर की ओर होगा। ठीक, वापस एनसीईआरटी पे आ जाओ। तो एनसीईआरटी में इस एग्जांपल को डिस्कस करने के बाद हम लोग आते हैं इस आर्टिकल पे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर ग्रुप। आई होप आप सबने ये टॉपिक भी अच्छे से समझ लिया था, ये टॉपिक भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इसके एक्सिस के अलोंग एक z दूरी पे अगर मैं रेडियस को कैपिटल R लूँ, इस दूरी को z मान लूँ, तो ये स्मॉल r की वैल्यू r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट हो गई थी, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई थी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इंटू 2। अगर n टर्न्स हो तो फॉर्मूला बन गया था म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो आई थिंक लास्ट फॉर्मूले में मैंने 4 पाई बोल दिया था, वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसका एक सिंपल केस जो था वो ये था कि अगर हमने सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो वो कितना आएगा, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट आई बाय 2r अगर एक टर्न हो, और अगर n टर्न्स हो तो फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 2r। और इसका एक और वेरिएशन है, अगर किसी सर्कुलर लूप की बजाय उसकी सिर्फ एक आर्क हो जिसका एक एंगल थीटा बने, तो उस आर्क की वजह से यहाँ पे सेंटर पे फील्ड कितना आता है, आर्क की वजह से सेंटर पे फील्ड की वैल्यू हो जाती है थीटा बाय 2 पाई म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इसको सोल्व करो। अ करंट कैरिंग वायर having a current of 12 ampere is bent into a semicircular arc of radius 2 centimeter. Consider the magnetic field at the center of the arc. ठीक है, फिर है what is the magnetic field due to the straight segments। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं, आई थिंक इट इज इजी क्वेश्चन। तो आई होप आप सबने ट्राई कर लिया होगा। लेट अस डिस्कस दिस। पहले पार्ट में पूछा गया है कि स्ट्रेट वायर्स की वजह से यहाँ पे फील्ड कितना होगा। देखो, इसको सोचने का तरीका ये है कि हम इस स्ट्रेट वायर का कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज करो हमने यही एक एलिमेंट लिया जिसकी की लेंथ है डी, तो इसके सेंटर से यहाँ तक का वेक्टर क्या बना, आर वेक्टर। तो अगर इसको मैं एलिमेंट 1 बोल दूँ, इस पूरे को मैं एलिमेंट 2 बोल दूँ और इस पूरे को मैं एलिमेंट 3 बोल दूँ, तो एलिमेंट 1 की वजह से यहाँ पे फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट 1, इसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, इस लेंथ को मैं डीएल बोल रहा हूँ, इनटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ध्यान से देखो, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल होने की वजह से क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, देयरफॉर इस टुकड़े की वजह से भी यहाँ पे फील्ड आएगा 0, क्योंकि इसकी वजह से फील्ड 0 है। बिल्कुल सिमिलर सेम लॉजिक से इसकी वजह से भी यहाँ पे फील्ड आएगा 0। तो मतलब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू 0 है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आई होप फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि इस सेमी सर्कुलर टुकड़े की वजह से यहाँ पे फील्ड कितना है। देखो, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो अगर ये लूप पूरा होता तो इसकी वजह से फील्ड जो होता उसकी वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2r होती, बट क्योंकि ये लूप हाफ है तो इसके फील्ड की वैल्यू भी पूरे लूप की फील्ड की वैल्यू के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे फील्ड आ जाएगा हाफ इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4r। जहाँ तक बात रही डायरेक्शन की, तो हमें पता है कि इसके कारण फील्ड की डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। मतलब हम लोग अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, जैसा कि अब मैं कर रहा हूँ। ध्यान रखना है, राइट हैंड यूज करना है, और फिंगर्स को कर्ल करके हमें मैग्नेटिक, अगर फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर रही हैं तो हमारा थंब मैग्नेटिक फील्ड की ओर कर्ल करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, क्रॉस।
अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। कहते हैं अगर मैं इस लूप को उल्टा करके ऐसे रख दूं तो यहाँ पे फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। टेक्निकली वायर की शेप में कोई चेंज नहीं आई, हेंस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो रहेगा सेम। जहां तक बात आती है डायरेक्शन की, इसके कारण कोई फील्ड नहीं, इसके कारण कोई फील्ड नहीं, इसके कारण फील्ड की डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। इस केस में मुझे अपनी उंगलियां इस सेंस में कर्ल करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखो अगर ऐसे कर्ल करते हैं तो करंट आता है। तो अगर उंगलियां करंट की डायरेक्शन में है तो आप मेरा अंगूठा देख सकते हैं, मेरा अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की ओर अपवर्ड पॉइंट कर रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सी पार्ट का आंसर है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ठीक, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये आर्टिकल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट सिंपली ये थी कि हम लोग अगर कोई भी क्लोज्ड पाथ लें, वो भले ही सर्कुलर है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, उसमें अगर फील्ड का लेंथ के साथ हर पॉइंट पे इंटेग्रल करें, डॉट प्रोडक्ट करें और उसका समेशन करें, देन इट वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एनक्लोज्ड करंट। बेसिकली द लाइन इंटेग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स द इलेक्ट्रिकल करंट एनक्लोज्ड बाय इट। यहाँ पे हमने एक दो साइन कन्वेंशन और रूल्स डिस्कस किए थे कि करंट आपको किस सेंस में पॉजिटिव लेना है, किस सेंस में नेगेटिव लेना है। आई होप आप सबको वो चीज याद होगी। अब यहाँ पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ की हमने दो एप्लीकेशन की थी। इसकी पहली एप्लीकेशन थी कि एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके हम लोग स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड कैसे निकालेंगे, और स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड आई थिंक हमने निकाल लिया था म्यू नॉट आई बाय 2πr। ठीक है, ये डेरिवेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो आप सबको ये याद रखनी है। इन शॉर्ट में उसको एक बार रिकैप करवा रहा हूँ। सपोज करो आपके पास एक इनफाइनाइट वायर हो दोनों एंड्स पे, इसके अराउंड हमने r डिस्टेंस पे एक r रेडियस का सर्कुलर बात बनाया था। यहाँ पे अपना इंटेग्रल बन गया था इंटेग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल टू बी इंटू टोटल लेंथ, टोटल लेंथ आ जाएगी 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो कर करा के फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2πr हमने स्ट्रेट वायर की वजह से डिराइव कर ली थी। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो एम्पियर्स सर्किटल लॉ पे सब्जेक्टिव में कम से कम 5 ऐसी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिन पे शॉर्ट क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हमने अभी तक एक एप्लीकेशन डिस्कस की है, अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आएंगे। तो सेकेंड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड होलो सिलिंड्रिकल मेटल वायर। ठीक है, किसी होलो सिलिंड्रिकल वायर में करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सपोज करो ये हमारी एक सिलिंड्रिकल वायर है, क्योंकि नाम में ही दे रखा है कि ये होलो है तो इसके अंदर कोई करंट नहीं है, इसका सारे का सारा जो करंट है वो इसके सरफेस के थ्रू फ्लो कर रहा है। लेट अस अज्यूम कि ये इसकी बिल्कुल पतली सी थिकनेस है, क्योंकि कोई भी चीज़ जितने भी होलो हो उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस, उसका छिलका वो तो होता ही। तो लेट अस अज्यूम ये अपनी वायर है। ठीक है, सपोज करो इस वायर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और ये वायर दोनों एंड्स पे इनफाइनाइट है, ऊपर भी इनफाइनाइट है नीचे भी इनफाइनाइट है। तो हम इस वायर की वजह से फील्ड निकालते हैं। फील्ड के दो केस बनेंगे, केस वन आउटसाइड, केस टू इनसाइड। पहले आउटसाइड डिस्कस करेंगे बिकॉज वो डिस्कस करना इजी है। देखो वायर सिमेट्रिकल है, ये दोनों एंड्स पे इनफाइनाइटली स्ट्रेस्ड है। तो सपोज करो मैंने इसके सेंटर से एक r1 दूरी पे फील्ड निकालना है, यहाँ पे किसी p पॉइंट पे मैंने फील्ड निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी एम्पीरियन लूप बनाऊंगा। टर्म को याद रखना, एम्पीरियन लूप। याद करो फर्स्ट चैप्टर में हमने गाउसीज लॉ जब पढ़ा था तो गाउसीज लॉ को हम यूज करते थे एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस में, है ना। गॉसियन सरफेस क्या होता था,
गॉसियन सरफेस वो इमेजिनरी सरफेस होता था जिस पे गाउसीज लॉ अप्लाई किया जाता था। सिमिलरली एम्पीरियन लूप वो इमेजिनरी पाथ है, वो इमेजिनरी लूप है जिसके अलोंग एम्पियर्स लॉ को अप्लाई किया जाएगा। तो इस केस में हमने क्या किया, यहां से कैपिटल R1 दूरी पे एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप बनाया। नाउ लेट अस अप्लाई एम्पियर्स लॉ हियर। तो यहाँ पे इस लूप पे, इस लूप को मैं L1 नाम दे दूंगा। तो L1 पे अगर मैं एम्पियर सर्किट लॉ लगाऊं तो मेरी इक्वेशन बनती है इंटेग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू B इंटू 2πr1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। ठीक है, तो 2πr1 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो मेरे फील्ड की वैल्यू क्या जाएगी, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड बाय 2πr1। ठीक है, तो इनफैक्ट आप ये देखो, वायर भले ही स्ट्रेट हो, थिन हो या थिक हो, फर्क नहीं पड़ा, उस वायर के आउटसाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू दोनों ही केसेस में सेम आई। अब हम डिस्कस करेंगे इनसाइड द वायर। सपोज करें सेंटर से एक R2 डिस्टेंस लिया गया, ऑब्वियसली R2 इज लेस देन द रेडियस ऑफ द वायर। तो यहां पे कंपैरिजन है, R2 इज लेस देन कैपिटल R इज लेस देन R1। ठीक है, ओके। तो हम R2 डिस्टेंस पे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे हम लोग एक बिल्कुल छोटा सा एम्पीरियन लूप बनाएंगे। ये हमारा एम्पीरियन लूप है, लेट अस रीनेम इट लूप 2। तो लूप 2 पे अब मैं अगर ACL लगाऊं, एम्पियर सर्किट लॉ लगाऊं, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी इंटेग्रल B डॉट DL लूप 2 इज इक्वल टू B इंटू 2πr2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आनी चाहिए म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सॉलिड वायर है ये अंदर से होलो है, मतलब इसका सारा करंट सरफेस पे है। अगर इसका सारा करंट सरफेस पे है तो इसके अंदर तो कोई करंट ही नहीं है, तो इसके अंदर एंक्लोज करंट तो जीरो होना चाहिए। तो एंक्लोज करंट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई जीरो। 2πr2 को अगर हम इस साइड पुश कर दें तो B की वैल्यू आ जाएगी 0/2πr2 इज इक्वल टू जीरो, हेंस फील्ड इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मेरे पास दो काम के रिजल्ट आए हैं। पहला रिजल्ट ये है कि अगर सेंटर से दूरी जो है R वो रेडियस से कम है तो फील्ड जीरो है, जो कि इस केस में आया। दूसरा रिजल्ट आया है, अगर सेंटर से दूरी रेडियस से ज्यादा है तो फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2πr आई है, जो कि नॉन जीरो है। ठीक है, ये दो रिजल्ट्स आए हमारे पास, यहां तक कोई दिक्कत है। तो अब इसका ग्राफ समझते हैं। देखो, अगर यहाँ पे मैं सेंटर से दूरी मेंटेन करूँ, ये रेडियस जितनी दूरी है, तो ये केस बनता है स्मॉल आर लेस देन आर का, और ये केस बनता है स्मॉल आर ग्रेटर देन आर का, आपको पता है। और अगर मैं यहाँ पे वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करूँ तो स्मॉल आर ग्रेटर देन आर लेस देन आर पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्ट जीरो है, और एग्जैक्ट रेडियस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2π इंटू रेडियस ऑफ द वायर। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट आई बाय 2π स्मॉल आर। ऑब्वियसली फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r है, तो ग्राफ नीचे की ओर जाएगा। तो ये बना अपना ग्राफ, रेडियस से कम वैल्यू पे फील्ड जीरो, उसके बाद फील्ड की वैल्यू एकदम से बढ़ी, उसके बाद फील्ड की वैल्यू धीरे 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 कम होती जा रही है। कम होने का रीजन है दैट फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, यहाँ पे फील्ड इज इक्वल टू जीरो। तो ये अपना ग्राफ है, यहाँ तक कोई दिक्कत ठीक। तो इसको समझने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी एम्पियर सर्किट लॉ की ही एप्लीकेशन है। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड यूनिफॉर्म स्ट्रेट लॉन्ग वायर। लॉन्ग माने इन्फिनिटी होता है फिजिक्स में। ठीक है, तो एक इन्फिनिट वायर है लेकिन वो सॉलिड है, वो होलो नहीं है। पिछले केस में हमने डिस्कस किया था होलो वायर के कारण, इस केस में वायर सॉलिड है, उसके हर क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो लेट अस डिस्कस इट। यहाँ पे भी मैंने दो केस रिप्रेजेंट किए हैं। वायर का रेडियस कैपिटल आर है, एक मैंने पॉइंट लिया सेंटर से R1 दूरी पे जो कि इसके आउटसाइड है, दूसरा पॉइंट मैंने लिया इनसाइड द वायर जिसकी की दूरी है R2। तो सबसे पहले हम केस 1 आउटसाइड डिस्कस करते हैं। देखो, इसका आउटसाइड और होलो वाला आउटसाइड बिल्कुल लगभग एक जैसे हैं, दोनों केस एक जैसे हैं। तो यहाँ पे अपनी इक्वेशन बनी आउटसाइड के लिए इंटेग्रल B डॉट DL
R1 रेडियस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब सपोज करो इसका टोटल करंट आई है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? इसकी वैल्यू बन जाएगी B इंटू 2πr1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट आई। 2πr1 को इधर ले जाऊंगा तो फील्ड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई बाई 2πr1। देखो ये रिजल्ट पतले वायर के लिए भी, होलो वायर के लिए भी और सॉलिड वायर के लिए भी, तीनों वायर्स के लिए बिल्कुल सेम रिजल्ट आया। इसमें कोई कुछ सीखने लायक नहीं था। बट अब हम डिस्कस करेंगे इस वायर के इनसाइड फील्ड जो कि नॉन जीरो आने वाला है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। तो अब हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट के लिए मैंने सेंटर से R2 रेडियस का लूप बनाया, इस लूप का नाम दिया लूप 2। इस लूप में अगर मैं एम्पियर सर्किट लॉ लगाऊं तो मेरी इक्वेशन बनती है इंटेग्रल B डॉट डी एल इन लूप 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। देखो इंटेग्रल B डॉट डी एल तो हमें पता है कि B इंटू 2πr2 बन जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड इन लूप 2 है, ये भी ठीक। दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि हमें ये नहीं पता कि लूप 2 का एनक्लोज्ड करंट कितना लेना चाहिए। देखो सॉलिड वायर में और होलो वायर में यही फर्क होता है। अगर वायर होलो होती तो इसका एनक्लोज करंट 0 हो जाता, और अगर मैं ये पूरा लूप लूं या ये वाला लूप लूं तो इसका एनक्लोज करंट आई है। पर इसका जो करंट है वो ना तो पूरा आई हो सकता है, बिकॉज कुछ करंट इसके बाहर फ्लो कर रहा है, कुछ करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। और सिमिलरली इसका करंट 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वायर सॉलिड है तो वायर के हर पार्ट में कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है। करंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर जगह है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक कंसेप्ट पढ़ा था, हम उसको यूज करके इसको सोल्व करेंगे। हमने पढ़ा था कि करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा। इसके साथ मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, किसी भी वायर में जो करंट डेंसिटी है J, इसकी वैल्यू हर जगह यूनिफॉर्म होती है। इट इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। एवरीवेयर माने किसी भी वायर का कोई भी क्रॉस सेक्शन लो, उसके हर पॉइंट पे करंट पर यूनिट एरिया सेम होगा। कहने का मतलब अगर इस पूरी वायर में करंट आई है तो अगर मैं इस वायर के 2 हिस्से कर दूं, सपोज करो मैंने 2 हिस्से कर दिए, तो इस टुकड़े में भी करंट आई बाई 2 होगा और इस टुकड़े में भी करंट आई बाई 2 होगा। सिमिलरली अगर मैं इसके 4 टुकड़े कर दूं तो इसमें भी करंट आई बाई 4 होगा, इसमें भी करंट आई बाई 4 होगा, सब में आई बाई 4 होगा। रीजन बीइंग पूरी वायर का करंट आई, पूरी वायर का एरिया सपोज करो A है, वैसे एरिया पाई आर स्क्वायर है, रेडियस हमें पता है। तो अगर मैं इस टुकड़े के बारे में सोचूंगा तो इस टुकड़े का करंट कितना है I बाई 4 और इसका एरिया कितना होगा A बाई 4। तो बेसिकली करंट डेंसिटी जो हुई I बाई A, पूरे का करंट डेंसिटी हुआ टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया। इस टुकड़े का करंट डेंसिटी हुआ 1/4 करंट अपॉन 1/4 एरिया। तो करंट डेंसिटी तो दोनों की सेम आई ना। तो एक फैक्ट आपको याद रखना है कि किसी भी वायर के अक्रॉस इन जनरल करंट डेंसिटी हर पॉइंट पे सेम होती है। इसी को यूज करके हम लोग यहाँ पे करंट निकालेंगे। तो हमारे पास 2 क्रॉस सेक्शन है, एक तो वायर का फुल क्रॉस सेक्शन, दूसरा ये वाला क्रॉस सेक्शन। मैं दोनों को बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया फुल क्रॉस सेक्शन और यहाँ पे मैंने बनाया लूप 2 का क्रॉस सेक्शन। इसका रेडियस R है तो इसका एरिया मैं लूंगा पाई आर स्क्वायर। इसका करंट I है, ठीक है। इसका रेडियस R2 है तो इसका एरिया मैं लूंगा पाई R2 स्क्वायर। इसका करंट मुझे पता नहीं है, आई हैव टू फाइंड आउट, तो इसके करंट को मैं I डैश मान लेता हूं। तो अब आप बताए करंट डेंसिटी पे इन दोनों एरियाज ये जो हैं ये दोनों सेम वायर के हैं, तो दोनों की करंट डेंसिटी सेम होनी चाहिए। तो पहले एरिया की करंट डेंसिटी बनी I बाई पाई आर स्क्वायर और दूसरे एरिया की करंट डेंसिटी बनी I डैश अपॉन पाई R2 स्क्वायर। दोनों को इक्वेट करवाऊं तो इक्वेट करवा के मेरे I डैश की वैल्यू आ रही है R2 बाई R द स्क्वायर इंटू I, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्टिव करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया।
इसको ध्यान से समझे। हमने क्या किया, दो क्रॉस सेक्शंस लिए, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, दोनों का एरिया लिखा, दोनों का करंट लिखा, उसके बाद दोनों की करंट डेंसिटी को सेम कर दिया। इस तरीके से हमें लूप 2 का करंट पता लग गया। सो अब हम लोग क्या करेंगे, लूप 2 के एंक्लोज्ड करंट की वैल्यू जैसे ही हमें पता लगी, हम इसको यहां पे पुट करेंगे और इस पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं। तो लूप 2 के ऊपर ACL लगा के हमारी इक्वेशन बनती है B इंटू 2πr2 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एंक्लोज्ड करंट की वैल्यू बन जाएगी R2 स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आई। R2 और R2 कैंसिल, 2π को इधर ले जाएंगे। हाँ जी जी, नहीं मैं दस, कैपिटल R रेडियस ऑफ वायर है, स्मॉल r1 इज द आउटसाइड द डिस्टेंस है, स्मॉल r2 इज द इनसाइड द डिस्टेंस है। स्मॉल r अपन ने कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पे अपनी इक्वेशन बन गई 2π को डिवाइड करके म्यू नॉट आई R2 बाय 2π कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको लिखने का तरीका है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2πr इंटू स्मॉल r2 बाय r। यहां तक कोई दिक्कत है? देखो आर सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो फॉर्मूले आए हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास जो आया ये वायर के इनसाइड फील्ड निकालने के लिए है, जबकि ये इसके लिए जो फॉर्मूला आया ये वायर के आउटसाइड फील्ड निकालने के लिए है। लेट अस कंबाइन बोथ ऑफ द फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारा पहला फॉर्मूला बना था कि अगर मैंने वायर के आउटसाइड फील्ड निकालना है तो उसकी वैल्यू आ गई थी म्यू नॉट आई बाय 2π स्मॉल r। अगर मैंने वायर के इनसाइड फील्ड निकालना है तो उसकी वैल्यू आ गई थी म्यू नॉट आई बाय 2π कैपिटल R इंटू स्मॉल r बाय कैपिटल R। अच्छा, अगर मैं आउटसाइड वाला फॉर्मूला वायर के सरफेस पे लगाऊं तो आंसर क्या आता है? मतलब ये फॉर्मूला है आउटसाइड फील्ड निकालने के लिए। अगर मैं इस फॉर्मूले को सरफेस पे लगाऊं, लाइक अगर मैं यहां पे R लेता हूं तो ये ग्रेटर देन रेडियस है, यहां पे R लेता हूं तो ये लेस देन रेडियस है, बट अगर मैं ये वाला R लूं तो ये इक्वल टू रेडियस है। तो लेट अस सी, अगर मैं इस फॉर्मूले को सरफेस पे लगाता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है? मेरा आंसर आता है म्यू नॉट आई बाय 2π इंटू रेडियस ऑफ द वायर। सिमिलरली अगर मैं इनसाइड वाला फॉर्मूला सरफेस पे लगाऊं तो यहां पे रिजल्ट क्या आता है? सरफेस पे स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R की इक्वल है, पुट कर दूंगा अगर तो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बाय 2πr इंटू R अपॉन R दैट इज 1। तो सेम ही वैल्यू आई। तो देखो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हो सरफेस पे दोनों लगते हैं। ठीक है, तो अब इसके ग्राफ पे आते हैं। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, R मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, यहां पे आप समझ लो ये R की वैल्यू रेडियस के बराबर है, ये दूरी है R लेस देन रेडियस, और ये दूरी है इस डायरेक्शन में R ग्रेटर देन रेडियस। हमें इतना पता है कि एग्जैक्ट रेडियस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2π रेडियस के बराबर है। अब आप एक चीज और नोट करो, क्योंकि इनसाइड का फील्ड की वैल्यू इतनी है तो वायर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। ठीक, वायर के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। क्योंकि कोई वैल्यू स्मॉल r के प्रोपोर्शनल है तो y तो बेसिकली x के प्रोपोर्शनल हो रहा है, और अगर y x के प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ इस शेप का होगा। ठीक है, 0 पे 0 आप पुट करो, r को 0 पुट करो तो 0 है, तो यहां से ग्राफ ऐसा गया। उसके बाद अगर मैं स्मॉल r ग्रेटर देन r की बात करता हूं, स्मॉल r ग्रेटर देन r, स्मॉल r लेस देन r, तो यहां पे b प्रोपोर्शनल टू 1/r है आउटसाइड। क्योंकि फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r है तो वो r के इंक्रीज होने के साथ खुद कम होगा, और क्योंकि फील्ड कम होगा तो उसका शेप कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द मेन बेसिक ग्राफ।
फॉर फील्ड वर्सेस डिस्टेंस वेरिएशन फॉर अ सॉलिड इनफाइनाइट वायर। ठीक है भाई, तो आई होप आप सबको ये आर्टिकल क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, दैट इज सोलेनोइड। तो सबसे पहले सोलेनोइड का मीनिंग समझो, शायद आपने 10th क्लास में पढ़ा भी हो। अ सोलेनोइड इज अ लॉन्ग वायर wound over a cylindrical body to form many turns or loops। तो क्या होता है हमारे पास, सपोज करो एक पेंसिल के टाइप का मटेरियल लिया, ठीक है, लाइक पेंसिल एक तरह का सिलेंडर है। इस सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर हमने एक वायर ली और उस वायर को वाउंड किया, वाउंड मतलब बांधना, ऐसे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर बहुत सारी वायर की टर्न्स बनाई। इनको जितना टाइटली मैं बांध सकूंगा उतना टाइटली बांधने की कोशिश करूंगा। अब इसको टाइटली क्यों बांधते हैं और क्यों ऐसा करते हैं और इसके क्या पर्पसेस हैं वो हम लेटर स्टेज पे समझेंगे। तो इस तरह से जब मैं करता जाऊंगा तो मेरे पास एक कंप्लीट सोलेनोइड बन जाएगी। अब देखें, अगर मैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से लेकर पूरा कंप्लीट बहुत सारे लूप्स बना सकता हूँ। और ये जब ऐसी बन जाएगी तो इसको मैं सोलेनोइड बोलूँगा। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इस वायर का एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव के साथ और इस वायर का दूसरा टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया जाता है। जब दोनों टर्मिनल्स बैटरी के साथ कनेक्टेड होंगे तो इनमें करंट फ्लो करेगा और वही करंट सोलेनोइड के थ्रू भी फ्लो करेगा। ठीक है, और अब देखो, जब सोलेनोइड के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो आपको पता है एक सर्कुलर लूप में जब करंट फ्लो होता है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो बेसिकली सोलेनोइड इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। ठीक, तो हम सोलेनोइड को डायग्रामेटिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझो ये हमारी बैटरी है, ये हमारी टर्म्स हैं। ये मैंने खुली खुली इसलिए बनाई है ताकि डायग्राम क्लियर हो। अदरवाइज हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि सोलेनोइड की वायर जितनी टाइटली, आपने देखा था मुझे मैं कैसे कर रहा था, जितना क्लोजली पैक कर सके उतना वायर को क्लोजली पैक करें। ठीक है, दूसरी बात यह है, वायर अगर होगी ऑब्वियसली किसी मेटल की होगी तो उसका इंसुलेटेड होना जरूरी है, क्योंकि जब वायर की हर टर्न एक दूसरे को टच करेगी तो अगर वायर इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड नहीं है, सपोज करो मेरे पास ये कॉपर की वायर है और ये कॉपर की वायर एक दूसरे को ऐसे टच कर रही है और सपोज करो इसकी इंसुलेशन वीक है। जनत इंसुलेशन क्या होती है? इंसुलेशन क्या होती है? हाँ जी, इंसुलेशन होती क्या है? हाँ, कवरिंग ऑफ वायर। ये जो वायर की कवरिंग है इसको इंसुलेशन बोलते हैं। ठीक, तो अगर वायर की इंसुलेशन डैमेज हो जाएगी तो हमारी सोलेनोइड काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर इसकी इंसुलेशन डैमेज है, सपोज करो एक प्योर कॉपर की वायर होती, इसके ऊपर कोई रबर ना होती, कोई इंसुलेशन ना होती, तो अब खुद सोचो अगर ये सारा कॉपर आपस में कनेक्टेड हो गया तो करंट को सर्कुलर पाथ में घूमने की क्या जरूरत है? करंट सीधा जा सकता है। तो ये जरूरी है कि वायर इंसुलेटेड हो, पहली बात। तो जब वायर इंसुलेटेड होगी तो बैटरी की ओर से करंट जाएगा और वो इस सेंस में फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये होगी करंट की डायरेक्शन। अब हम देखते हैं सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि एक सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाय 2r, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमने राइट हैंड थंब रूल से निकाली थी। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अगर मैं यहाँ पे इस करंट की वजह से फील्ड की डायरेक्शन निकालूं तो वो फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस सेंस में आ रही है। ठीक है, अगर करंट ये है तो फील्ड इस डायरेक्शन में है। सिमिलरली अगर मैं इस सोलेनोइड पे ट्राई कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे शायद आपको दिख रहा हो, ये तरीका होता है दिखाने का कि ये जो वायर है ये आगे की ओर है, ये फ्रंट वाली वायर है, और ये जो वायर है ये बैक वाली वायर है।
तो इसको अगर मैं इस बैंगल के साथ रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे है, लाइक ये वायर फ्रंट वाली ऊपर होती है और ये बैक वाली वायर ये इससे रिप्रेजेंट की जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे। देखो अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि करंट ऐसे है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करूं तो आप देख सकते हैं कि करंट इस सेंस में फ्लो कर रहा है। तो जब करंट इस सेंस में फ्लो कर रहा है तो अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल हमें पता है कि फील्ड इस सेंस में होगा, इस सेंस में। तो इसको मैं अगर टर्न कर लूं तो मैग्नेटिक फील्ड इस सेंस में आता है, हेंस मैंने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ठीक। अब सोलेनोइड पे आते हैं। सोलेनोइड के केस में ये रिप्रेजेंट किया गया है कि करंट यहां से यहां ऐसे जा रहा है। तो ये जो वायर है ये हमारी फ्रंट वाली वायर है और ये जो वायर है ये हमारी बैक वाली वायर है। हम इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक फ्रंट वाली वायर ये हो गई, बैक वाली वायर ये हो गई और करंट यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक। करंट अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस सेंस में आ रहा है, ठीक। तो बेसिकली होगा क्या, इस इकलौते लूप की वजह से, इस इकलौती वायर की वजह से फील्ड इधर आएगा। सिमिलरली इसकी वजह से भी फील्ड इधर आएगा, इसकी वजह से भी फील्ड इस सेंस में आएगा, इसकी वजह से भी फील्ड इस सेंस में है कि नहीं, ठीक है। और अगर मैं बहुत सारे लूप्स पर आ दूंगा, मैंने आपको अभी अभी एक पॉइंट कहा था कि सोलेनोइड में वायर जितना टाइट पॉसिबल हो उतना टाइट बांधी जाती है। टाइट से क्या होगा, अगर वायर टाइट होगी तो उसके नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा होंगे, ठीक। नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा होंगे तो हर वायर के कारण कुछ ना कुछ फील्ड है। नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली सोलेनोइड के थ्रू जब करंट पास होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपने एक्सिस के अलोंग पैदा करती है, ठीक, क्लियर। सो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनोइड। तो सोलेनोइड को समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि सोलेनोइड के कारण उसके एक्सिस के अलोंग किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन कितनी होती है। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझेंगे। सोलेनोइड के कारण आपको पता है सोलेनोइड बेसिकली बहुत सारे सर्कुलर लूप्स का कॉम्बिनेशन है और हमें यह भी पता है कि हर सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कुछ इस टाइप की होती हैं, ठीक। तो अगर मैं इन सभी लूप्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंबाइन करूं तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। सो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्ड ड्यू टू सोलेनोइड। ठीक है भाई। तो इनफैक्ट मैंने डायग्राम ज़्यादा क्लियर नहीं बनाई, आप इसको बुक में से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी डायग्राम दिख सकती है। ये सोलेनोइड की वायर्स हैं, ठीक है, और ये जो ब्लू लाइन में दिखाई गई हैं ये सभी सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक। तो लेट अस फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। तो देखो ये मैंने थोड़ी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे ये हमारी सोलेनोइड है जिसमें हर टर्न है, लाइक ये पहली वायर है, ये दूसरी वायर है, ये तीसरी टर्न है, ये चौथी टर्न है, पांचवी टर्न है, एंड सो ऑन। सपोज करो सोलेनोइड की जितनी लूप्स हैं, जितनी कॉइल्स हैं, जितने टर्न्स हैं, लेट दैट बी एन। ये कुछ क्वांटिटीज है जो हमें गिवन है। नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू कैपिटल एन, आई इज इक्वल टू करंट इन द सोलेनोइड, एंड कैपिटल एल इज इक्वल टू द लेंथ along which the solenoid is wound। यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, करंट आई है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है तो स्मॉल एन दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई कैपिटल एल, ठीक है। हाँ यहाँ पे ये हमें चार चीजें गिवन है, एक तरह से तीन चीजें गिवन है, चौथी चीज हमने निकाल ली। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, करंट गिवन है, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड गिवन है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को तो हम लोग निकाल ही लेंगे,
यहां पे हम लोग एक दो एजम्पशंस ले रहे हैं। तो पहली एजम्पशन तो ये है कि सोलेनोइड का जो कोर है ये बहुत पतला है। तो पहली एजम्पशन है कि सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। दूसरी एजम्पशन ये है कि सोलेनोइड की जो वायर्स हैं वो एक्सट्रीमली थिन है। वायर थिन होगी तो उसकी ये जो मोटाई है ये नेग्लिजिबल होगी, इसकी वजह से बहुत सारी टर्न्स आ जाएंगी, ठीक है। थर्ड एजम्पशन ये है कि सोलेनोइड के इनसाइड जो फील्ड होगा इनसाइड इट्स एक्सिस, ठीक है, इसके एक्सिस के अलोंग जो फील्ड होगा उसको हम ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मान रहे हैं, इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। सोलेनोइड के अंदर फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बन जाएंगी जो कि यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ये होता है कि उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, जो कि होनी ही चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड भी लगभग कांस्टेंट है। उस फील्ड की वैल्यू हमने बी मान ली और हमने उसी को फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि सोलेनोइड के कारण इसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं शुरुआत करूंगा एक इमेजिनरी एम्पिरियन लूप बना के, ठीक है। सपोज करो मैं यहां पे एक एम्पिरियन लूप बनाता हूं। आई होप आप सबको ये विजिबल होगा। ये मेरा एम्पिरियन लूप है, ठीक है। इसको मैं नाम दे लेता हूं, ये मेरा रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप है। लेट इट बी नेम्ड एज पी क्यू आर एस, ठीक है। तो पी क्यू आर एस पी मेरा एक क्लोज्ड एम्पिरियन लूप होगा। तो क्योंकि ये लूप क्लोज्ड है तो इस पे मैं एम्पियर सर्किट लॉ लगा सकता हूँ, ठीक है। और सपोज कर लो ये लेंथ है स्मॉल एल। तो आपको एक बात पहले समझनी चाहिए कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्यों? सपोज करो इस पूरी लेंथ में कैपिटल एन टर्न्स हैं जो कि गिवन है, इस पूरी लेंथ में कैपिटल एन टर्न्स हैं। तो अगर मैं आपको आधी लेंथ दिखाऊं और पूछूं कि कितनी टर्न्स होगी, आधी लेंथ दिखाऊं कितनी टर्न्स होगी, तो n/2 होगी। अगर मैं 1/4 लेंथ दिखाऊं और पूछूं कितनी टर्न्स होगी, n/4। अगर मैं सिर्फ इसके 3 हिस्से कर दूं लाइक दिस 1 2 3, तो मैं पूछूं इसके 1/3 में कितनी टर्न्स होंगी, n/3। तो हम एक तरह से देख रहे हैं कि लेंथ को हाफ करने से नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो रही है, लेंथ को 1/4 करने से नंबर ऑफ टर्न्स 1/4 हो रही है। सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ टर्न्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है कि नहीं? तो सपोज कर लो इस सेक्शन की लेंथ अगर स्मॉल एन है और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स n डैश है, n डैश है इसकी नंबर ऑफ टर्न्स, तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमेशा कांस्टेंट है। तो मेरी पहली इक्वेशन बन जाएगी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स हेयर अपॉन लेंथ हेयर, ठीक है। ये आपको इन जनरल याद रखना है, इसकी बाद में जरूरत पड़ने वाली है। फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू आर एस के अलोंग हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे। बट यहां पे आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और क्यू आर के मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एस पी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड पी क्यू के पैरेलल है। अब पी क्यू आर एस लूप में एम्पियर सर्किट लॉ लगाने वाले हैं। पी से क्यू तक लगाएंगे, क्यू से आर तक लगाएंगे, आर से एस तक लगाएंगे और एस से पी तक लगाएंगे। तो मैं पहले ये डिस्कस कर लूं, मैग्नेटिक फील्ड पी क्यू के पैरेलल है, क्यू आर के परपेंडिकुलर है, एस पी के परपेंडिकुलर है। और एस आर का केस बिल्कुल डिफरेंट है। एस आर का केस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर तो यूनिफॉर्म होता है बट सोलेनोइड के आउटसाइड जीरो होता है। इससे पहले कि हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाएं हमें कुछ ये बेसिक बातें समझनी पड़ेंगी। पहली बात ये कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पीक्यू। दूसरी बात ये कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर एंड एस पी, ठीक है। तीसरी बात ये कि जो अपना रीजन है क्यू एस मतलब आउटसाइड द सोलेनोइड, आउटसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लगभग ऑलमोस्ट जीरो होगा। इसका लॉजिक समझो। अगर ये समझ में आएगा तो इसके बाद अपनी डेरिवेशन सिर्फ एक लाइन की है, तो ये समझना बहुत जरूरी है।
अब क्या होता है, हमने एक एजम्पशन ली थी कि सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा है, तो अब उसको यूज करेंगे। सपोज करो ये हमारी सोलेनोइड है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा छोटा है कंपेयर टू इट्स लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द लेंथ। तो अब देखो यहाँ पे जो वायर ऊपर की ओर आती है वही नीचे जाके उल्टी बेंड हो जाती है। जो वायर यहाँ पे जिसका करंट ऐसे जा रहा है उसी का करंट ऐसे जा रहा है। तो होता क्या है, सपोज करो ये सोलेनोइड की एक टर्न है, एक, और सपोज करो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करा लाइक दिस। एक मिनट, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। तो ये अपनी सोलेनोइड की एक टर्न है जिसका कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो आप देखो इसका करंट कुछ ऐसे है, लाइक नीचे से इस डायरेक्शन में आया, नीचे से, ठीक है, और ऊपर से इस डायरेक्शन में चला गया। यू कैन थिंक इट लाइक, इसको अब थोड़ा सा आपको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा, सो यूज योर ओन ब्रेन। तो जब इसका करंट ऐसे जा रहा है तो आप एक पॉइंट लो सोलेनोइड के जस्ट ऊपर, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप एक पॉइंट लो सोलेनोइड के जस्ट ऊपर। अगर इसका मैं आपको साइड व्यू दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा कि ये सोलेनोइड का एक लूप है, ये इसका करंट है, और ये इसका टॉप व्यू है, यहाँ पे एक पॉइंट है P, ठीक है। लाइक अगर ये सोलेनोइड का एक लूप है और इसके ऊपर एक पॉइंट P है, इसको अगर मैं पूरा 90 डिग्री बेंड कर दूं, ठीक है, ये सोलेनोइड है, ये पॉइंट है, इसको मैं 90 डिग्री बेंड कर दूं तो ये डायग्राम बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक करेक्शन है, आउटसाइड द सोलेनोइड जो है वो QS नहीं है, वो RS है। तो यहाँ पे आई थिंक इट शुड बी RS, ठीक। सो लेट अस कम टू द पॉइंट अगेन। तो हम डिस्कस कर रहे थे सोलेनोइड की, हमने सिर्फ एक सिंगल टर्न ली, एक सिंगल कॉइल ली। इस कॉइल के ऊपर कोई पॉइंट है P, हमने यहाँ पे इस टर्न की वजह से नेट फील्ड निकालना है। तो हम इसको साइड व्यू किससे देखते हैं, तो जो पॉइंट P होगा, सपोज करो ये एक पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, हम इसके नीचे एक पूरी कॉइल है और इसका साइड व्यू ऐसे बनता है, साइड व्यू ऐसा बनता है, और अगर हम इसको सामने से देखें तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूं कि इस टर्न की वजह से यहाँ पे फील्ड जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, कि अगर मैं इस टुकड़े की वजह से और इस टुकड़े की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालूं तो ये दोनों फील्ड कट रहे हैं। क्यों, इसका करंट इस डायरेक्शन में है, देखो इस टुकड़े का जो करंट है सिर्फ ये वाला टुकड़ा, दिस वन, तो इसका करंट इस डायरेक्शन में है। तो अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो करंट और फील्ड, ठीक है, करंट और फील्ड ऐसे, तो इस टुकड़े के कारण यहां पे जो फील्ड है वो नीचे की ओर आता है, दैट इज क्रॉस आता है। सिमिलरली इस टुकड़े के कारण यहां पे फील्ड, देखो इसका करंट आगे की ओर है तो इसके कारण फील्ड ऐसे आता है, ऐसे। दैट मीन्स इस टुकड़े के कारण यहां पे फील्ड की वैल्यू आएगी डॉट। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों टुकड़ों के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब कुछ स्टूडेंट्स लॉजिक देंगे कि डिस्टेंस भी तो डिफरेंट है तो एग्जैक्ट तो फील्ड कटेगा नहीं, है ना। तो उसका रजे फंडा ये है कि हमने एक एजम्पशन ली थी कि सोलेनोइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, सोलेनोइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है। तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो सोलेनोइड के लिए ये सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, पॉइंट इससे कुछ दूर है, एरिया बहुत ज्यादा छोटा है, तो उस केस में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग सिमिलर हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों टुकड़ों की वजह से लगभग सेम हो जाएगा, क्योंकि इस टुकड़े का मैग्नेटिक फील्ड और इस टुकड़े का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगभग सेम है। तो अगर उसका डिफरेंस लेंगे B1 माइनस B2 वो बेसिकली जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो लेट मी कंक्लूड द टॉपिक। पहली बात ये कि P से Q तक मैग्नेटिक फील्ड PQ के पैरेलल है, Q से R और S से P तक मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर है। R से S तक फील्ड निकालने के लिए आपको यही समझना चाहिए कि यहाँ पे फील्ड की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है। यहाँ पे क्यों जीरो है, क्योंकि अगर
इस टुकड़े के कारण फील्ड की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, तो इस टुकड़े के कारण फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो दोनों फील्ड्स की डायरेक्शंस ऑपोजिट होने की वजह से नेट फील्ड की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाती है। ठीक है, तो ये आई थिंक आप सब लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग PQRS लूप में ACL लगाएंगे। ठीक, तो सो अप्लाइंग ACL on loop PQRS we get integral B dot dl on the loop PQRS is equal to integral B dot dl from P to Q plus integral B dot dl from Q to R plus integral B dot dl from R to S plus integral B dot dl फ्रॉम S टू P। P से Q से R से लेकर S से लेकर उसके बाद वापस P तक हमने B डॉट DL का इंटीग्रल करना है। उसको सम अप करने का बेस्ट तरीका है P से Q तक करो, Q से R तक करो, R से S तक करो और S से P तक करो। देखो इन चारों की वैल्यू कैसे आएगी। सबसे पहले ये समझो Q से R तक इंटीग्रल B डॉट DL 0 है। क्यों? फील्ड की डायरेक्शन ये है, लेंथ की डायरेक्शन ये है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 0। कोई दिक्कत? उसके बाद R से S तक हमें पता है कि ये पॉइंट R से S तक बेसिकली आउटसाइड द सोलेनोइड है, और सोलेनोइड के आउटसाइड होने की वजह से हमने पढ़ा है यहाँ पे फील्ड ऑलमोस्ट 0 है, और फील्ड 0 होने की वजह से यहाँ पे फ्लक्स यहाँ पे B डॉट DL 0 है। थर्ड पॉइंट S से P तक DL और B फिर से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने की वजह से डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 0, तो ये भी 0 है। तो 0 0 0 ये तीन वैल्यू 0 आ गई। तीन वैल्यू 0 आने की वजह से इसकी वैल्यू सिर्फ इसी क्वांटिटी के बराबर आई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो P से Q तक आया PQ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू कोस 0 डिग्री, क्योंकि हमने जस्ट कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि PQ और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो इस फ्लक्स की वैल्यू बन जाएगी, देखो PQ को मैंने स्मॉल l माना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू 1 दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब हम आगे इसको एम्पियर सर्कुलर लॉ को पूरा कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट लिख लिया था इंटीग्रल B डॉट DL, अब राइट हैंड साइड का पार्ट है इज इक्वल टू म्यू नॉट I एंक्लोज्ड। I एंक्लोज्ड में हमने लेना होता है टोटल करंट। हमें पता है कि वायर का करंट I है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 1 नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी टर्न्स हैं, तो यहाँ पे सबका करंट I लेना है। तो पहली का करंट, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, जितनी टर्न्स हैं उन सबका करंट लेना है। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। तो डेरिवेशन की स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टोटल लेंथ अगर कैपिटल L है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, तो PQRS लूप जो है ये एक स्मॉल लेंथ को ऑक्यूपाई करता है, और हमने एज्यूम कर लिया था कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n डैश है। तो उस टाइम पे हमने डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू आ गई थी बेसिकली कैपिटल N बाय कैपिटल L इज इक्वल टू n डैश बाय स्मॉल l। तो वहाँ पे n डैश की वैल्यू आई थी स्मॉल l इंटू कैपिटल N बाय कैपिटल L। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स आ गई। दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंक्लोज्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि PQRS लूप में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो वो n डैश के बराबर है, और n डैश की वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं एंक्लोज्ड करंट कितना है, I एंक्लोज्ड करंट, तो एंक्लोज्ड करंट की वैल्यू सिर्फ इनके करंट की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। सपोज करो यहाँ पे 10 वायर्स एंक्लोज्ड होती, तो हम क्या करते हैं, करंट इन 1 वायर I इंटू 10 वायर्स कर देते। अगर यहाँ पे n डैश वायर्स हैं, तो यहाँ पे एंक्लोज्ड करंट कितना आता, करंट इन वन वायर I मल्टीप्लाइड बाय n डैश, दिस इज इक्वल टू द एंक्लोज्ड करंट। तो हमारी वैल्यू बन जाएगी एंक्लोज्ड करंट इज इक्वल टू I इंटू n डैश इज इक्वल टू I इंटू L इंटू n बाई L। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, तो अब इस एंक्लोज्ड करंट की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारे B डॉट DL की वैल्यू आई थी इतनी। लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन, लेट दिस बी सेकंड इक्वेशन, एंड लेट दिस बी थर्ड इक्वेशन।
अगर हम तीनों को कंबाइन करें तो इंटेग्रल बी डॉट एल की वैल्यू इतनी है, पुट करो b इंटू एल इज इक्वल टू इंटेग्रल बी डॉट डी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन कहती है इज इक्वल टू म्यू नोट आई एंक्लोज्ड, म्यू नोट आई एंक्लोज, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन कहती है कि आई एंक्लोज इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो आई एंक्लोज की वैल्यू पुट करी तो ये आ गया आई इंटू एल इंटू कैपिटल एन बाय कैपिटल एल, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये दोनों वैल्यूज बेसिकली एक दूसरे के बराबर ही, एल को एल से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे बी की वैल्यू आ गई, बी इनसाइड द सोलेनोइड, ये वाला बी, ऑब्वियसली ये इनसाइड द सोलेनोइड ही हमने निकाला है क्योंकि आउटसाइड तो जीरो है। इसकी वजह से कि म्यू नोट आई इंटू एन बाई एल। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल एन को हम लोग स्मॉल एन भी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट स्मॉल एन इंटू आई। हेंस द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। ठीक है, यहाँ पे मैं आज के लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू एवरीवन।